हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच ये जो हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर है सब्जेक्ट जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो हमें पढ़ना है उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। और पीछे का जो लेक्चर आई होप कि आप सब उस लेक्चर को पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे। आई होप कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। इवन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मेरे से पूछे क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, बाय एनी मीडियम। और आज का जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे जो फर्दर रहेगा सोर्सेज ऑफ फार्म पावर रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये मुझे बार बार कहना पड़ता है। दिस इज द हैबिट और ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो और वो तो ठीक है बट लेक्चर्स को पढ़ें समझे, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है, जो भी आपके लिए मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ मेरा मेन पर्पस यही है कि आप लेक्चर्स को समझें पढ़ें और क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। मेरा मोटिव ऑब्जेक्टिव जो भी बोले पर्पस बोले लेक्चर बनाने का मेरा यही है, ठीक है, कि आपको समझ में अच्छे से और आए सब्जेक्ट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू आवर पॉइंट, ठीक है। जो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फार्म पावर है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है पहले से भी, सोर्सेज ऑफ फार्म पावर हमारे फार्म पे खेती करने के लिए जो भी फार्म पावर है हम एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में सबको देखेंगे, ठीक है। वैसे तो पावर बहुत चीज़ों के लिए जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है बट वी आर डीलिंग विद एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में चाहे और भी जो फील्ड आप देखेंगे उन सब में यही कंडीशन होते हैं। बट एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो क्या है, दो भाग में बटा हुआ है, मोबाइल पावर एंड स्टेशनरी पावर, ठीक है। तो मोबाइल पावर क्या होते हैं, ऐसे पावर जो मूव करते हैं, मोबाइल बोले तो मूवमेंट, ठीक है। ऐसे पावर जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपका मोबाइल पावर में क्या है क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन ह्यूमन पावर है, ठीक है भाई। ह्यूमन क्या है, एक जगह तो रहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फील्ड में मूव करते रहते हैं कोई भी प्रैक्टिस को करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन पावर में मैन हो गया, वोमेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है। तो ये लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने काम को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स हो गया, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स बोले तो आप लोग पढ़े भी होंगे। ड्रॉट एनिमल्स में क्या क्या है, बॉलक्स हैं, बफेलोज हैं, कैमल्स हैं, पोनीज है। पोनीज बोले तो छोटा घोड़ा जो होता है एक, ठीक है। म्यूल्स खच्चर होता है, डंकीज गधा होता है, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो हम अपने फील्ड पे उन्हें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने फील्ड पे काम करने के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स में भी दो कैटेगरी है, एक मिल्च एनिमल्स होते हैं, एक ड्रॉट एनिमल्स होता है, एक डुअल पर्पस होते हैं, ठीक है। तो मिल्च वाले जो होते हैं वो जनरली दूध लेने के लिए, उनसे हम दूध लेने के लिए उन्हें हम पालते हैं पोसते हैं। ड्रॉट एनिमल्स होता है उन्हें हम अपने फील्ड पे काम कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए यूज होते हैं जो भी एनिमल्स उन्हें हम ड्रॉट एनिमल्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, ट्रैक्टर्स है, ठीक है। ट्रैक्टर्स जो बेसिक जो आप लोग देखते होंगे, ट्रैक्टर भी क्या है भाई, खेत में प्लोइंग करना है, सोइंग करना है, कोई भी फील्ड ऑपरेशंस करना है तो क्या एक जगह दूसरी जगह मूव करता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह रहेगा वो काम करता है, ठीक है। पावर टीलर हो गया, जो छोटे छोटे आजकल टीलर्स जो आजकल इम्प्लीमेंट्स आए हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए, वो सब क्या है, सारे मोबाइल पावर होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन्स हैं लाइक कंबाइंस, ट्रांसप्लांटर, ओके, रीपर्स, स्प्रेयर्स। तो ये सब जितने भी मशीन है ये सब क्या है भाई, ये सब मोबाइल पावर के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये सारे मोबाइल पावर के अंडर में आते हैं और सब क्या है आपके, ये मूव करते हैं, हमें खुद से इन्हें चलाना पड़ता है, ठीक है, खुद से मतलब ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए इनको मोबाइल पावर के सब क्लासिफिकेशन में रखा गया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पज से इसे पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। ह्यूमन पावर अभी आगे डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ह्यूमन पावर, एनिमल पावर जो हो गए, मैकेनिकल पावर हो गए, ठीक है, उनके क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, थोड़ा ये हमारा एचपी से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, फिर आगे कंटिन्यू हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 75 वाट्स, ओके। एक जो स्ट्रांग आदमी होते हैं वो कितना पावर लगा सकते हैं कोई काम करने के लिए, वही कहने का मतलब है। स्ट्रॉन्ग मैन कैन डेवलप अ मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 75 वाट्स, ओके, अबाउट 0.1 हॉर्स पावर फॉर डूइंग फार्म। और किसी भी एग्रीकल्चर वर्क को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन जो होते हैं कितना पावर लगा सकते हैं, 75 वाट्स, ठीक है। वो कितना हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट होता है भाई, 0.1 हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। एक इंसान 75 वाट्स काम कर सकता है
जो कितने हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट होता है भाई, 0.1 हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, द एवरेज ह्यूमन पावर अवेलेबिलिटी इन सस्टेन्ड वर्किंग आर एज फॉलोज। ठीक है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैन का है बात है, बट उसमें भी हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन, मेल कितना पावर लगा सकते हैं, फीमेल कितना पावर लगा सकते हैं काम करने के लिए, चिल्ड्रन कितना लगा सकता है। ठीक है, तो मेल कितना लगा सकता है भाई 60 वाट्स। ठीक है, 0.06 किलोवाट। फीमेल कितना लगा सकता है भाई 48 वाट, 0.048 किलोवाट। चिल्ड्रन 30 वाट्स, 0.030 किलोवाट्स। ठीक है, तो ये कुछ एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अवेलेबिलिटी है ह्यूमन पावर का, कि कोई भी काम करने के लिए वो कितना एनर्जी लगा सकते हैं, कितना पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग मैन कितना भाई एनर्जी जनरेट कर सकता है, पावर जनरेट कर सकता है काम करने के लिए फार्म वर्क पे, 0.1 हॉर्स पावर, और उसी को वाट में बोले तो 75 वाट्स। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, समझेंगे, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग मैन कितना पावर लगा सकता है फार्म वर्क पे करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले आपने क्या पढ़ा था, मोबाइल पावर पढ़ा था। दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, स्टेशनरी पावर। स्टेशनरी पावर कैसे पावर होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं भाई। ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स को, उस पर्टिकुलर पावर को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ पावर को स्टेशनरी पावर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, डीजल इंजन है। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स बोले तो, जो इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स जो डीजल के थ्रू चलाए जाते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेशनरी पावर। जैसे पंपिंग सेट्स होता है, जो हमारे फील्ड में हम लोग जो पंपिंग सेट्स यूज करते हैं इरिगेशन देने के लिए, वो सब किस कैटेगरी में है आपके, स्टेशनरी पावर। और किस कैसे चलाए जाते हैं वो, डीजल इंजन के थ्रू, डीजल के थ्रू। ठीक है, डीजल के थ्रू उनको हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, थ्रेशर हो गया। ठीक है, थ्रेशर हो गया, आपका स्प्रेयर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके स्टेशनरी पावर के ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो डीजल के माध्यम से इनको हम लोग चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ओके, कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पंपिंग सेट्स, कुछ इलेक्ट्रिक सेट्स डीजल के थ्रू चलते हैं, कुछ आज के जमाने में आज इलेक्ट्रिक के माध्यम से भी हमारे मोटर्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे घर में जो मोटर होते हैं, चाहे हम लोग फील्ड में एग्रीकल्चर पर्पस में हम लोग इरिगेशन के लिए जो मोटर्स यूज करते हैं, वो सब भी क्या है भाई, सब इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलते हैं, और सब स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते हैं भाई, एक ही जगह पे वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, जब हमारा काम हो जाता है फिर उनको हम अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, थ्रेशर हो गया, अदर स्टेशनरी ऑपरेशन हो गए, सब क्या है, सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, और सारे क्या है, स्टेशनरी पावर के अंडर में आते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। दूसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है स्टेशनरी पावर के अंदर में, रिन्यूएबल एनर्जी, जो बायोगैस है, सोलर हो गया एंड विंड हो गया। इसे अभी हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेशनरी पावर के सब क्लासिफिकेशन है। ऊपर जो आपने सबसे पहले पढ़ा था वो क्या था आपका, मोबाइल पावर का सब क्लासिफिकेशन था, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर। ओके, वो सब उसमें थे कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, हमारा क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, कि सोर्सेज ऑफ फार्म पावर। ठीक है, अब उसी जो हम लोग सोर्सेज ऑफ फार्म पावर हम लोग पढ़े, उसका थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर क्या है, सबसे पहले हमारा पावर क्या है, ह्यूमन पावर है। ह्यूमन बींग्स आर द मेन सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑपरेटिंग स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है भाई, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग क्या है भाई, सबसे मेन सोर्स है, स्रोत है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, कोई भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को चलाना, ट्रैक्टर हो गया, मोटर हो गया, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट्स हो गया, थ्रेशर हो गया, कंबाइंस हो गया, उनको चलाने के लिए भाई हमें ह्यूमन पावर की आवश्यकता पड़ती है। बिना उनके हम काम को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन पावर जो काम करते हैं, किस किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर डूइंग स्टेशनरी वर्क, लाइक स्टेशनरी वर्क के लिए भी उनको यूज़ करते हैं हम लोग, और उनको क्या है, हम लोग मोबाइल पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टेशनरी वर्क जैसे कि थ्रेशिंग, जब हमें थ्रेशिंग करना होता है, विनोइंग करना होता है, जब हमें सेपरेट करना होता है, जो भी उसमें स्टबल्स वगैरह रहते हैं, जो भी उसमें स्टोन्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसे हम सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। चैफ कटिंग, घास कट करने के लिए, जो हम घास कट करने के लिए हम लोग ह्यूमन पावर का यूज़ करते हैं। एंड लिफ्टिंग इरिगेशन वाटर, और कोई भी कुआं से हो गया पानी को लिफ्ट करने के लिए, तो ये सब क्या है, उसमें हम लोग ह्यूमन पावर का यूज़ करते हैं। और वो किस प्रकार के हैं, वो स्टेशनरी वर्क है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके स्टेशनरी वर्क हैं। और कोई भी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है, तो वो किस में आ जाते हैं आपके, वो मोबाइल पावर में आ जाते हैं। तो ये स्टेशनरी हो गया चाहे मोबाइल पावर हो गया, दोनों को ऑपरेट करने के लिए भाई किसको, ह्यूमन पावर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, वही कहने का मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, बोले तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसके थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट देयर इज अ सरप्लस ह्यूमन पावर अवेलेबल
फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इन इंडिया। भाई एकदम सही बात है कि हमारे भारत देश में एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करने के लिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस बोले तो वो ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, फील्ड में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है, सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, फर्टिलाइजर देते हैं हम लोग, इरिगेशन करते हैं, ये सब क्या है आपके अर्थिंग अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं हम अपने क्रॉप पे, तो ये सब क्या हो गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो गए। तो वो सब काम करने के लिए हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन पावर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, कहने का मतलब यह है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस फिगर्स, द टोटल इंडियन रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 74 करोर्स, ठीक है। ये थोड़ा डाटा में कुछ गलत है, ये 2001 का सेंसस है, बस अभी का अगर डाटा आप देखेंगे तो क्या है आपका कि 58% जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए और अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, लिविंग अपने अर्निंग के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए 58% लोग अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं और अपना अर्निंग को वहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 74 वाला करोड़ वाला है इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे इसमें क्या इसका फर्दर स्लाइड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, एडवांटेज देख रहे हैं, एडवांटेज का इसके फायदे क्या है भाई ह्यूमन पावर के, क्या है पहला फायदा क्या, इजीली अवेलेबल एंड यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, एकदम सही बात है भाई, इजीली अवेलेबल रहते हैं, आसानी से हमें मिल जाते हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार के काम करने के लिए भाई रेडी रहते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है आपका ह्यूमन पावर का। डिसएडवांटेज क्या है देखते हैं हम लोग, कॉस्टलीस्ट पावर, ऑब्वियसली सही बात है, कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर एंड वेरी लो एफिशिएंसी। पहला क्या है, कॉस्टलीस्ट पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, जितने भी फॉर्म्स ऑफ पावर है उन सब में सबसे ज़्यादा ये क्या होता है भाई, कॉस्टलीस्ट होता है भाई, महंगा होता है भाई, पैसा तो चाहिए भाई, मानव का ह्यूमन अगर भाई मेहनत करेगा तो पैसा तो लेंगे ही लेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोला है, कॉस्टलीस्ट पावर बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरी लो एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी बोले तो जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम रहता है, ठीक है, डिसएडवांटेज हो गया। रिक्वायर्स फुल मेंटेनेंस, ओके, व्हेन नॉट इन यूज एंड अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस एंड सीजन्स, ठीक है, इनको मेंटेनेंस चाहिए भाई, मेंटेनेंस तो हर आदमी को चाहिए, चाहे वो जानवर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, और हम तो मानव है भाई, ठीक है, हमें तो हर काम करना है, और जब मशीन्स वगैरह थक जाते हैं, मशीन खराब हो जाता है, तो मानव क्या है, मानव तो भाई एक लिविंग थिंग है, तो मानव को भी टाइम टाइम पे, ह्यूमन बींग्स को भी कोई भी काम करते हैं हम लोग थक जाते हैं, ठीक है, तो अपने आप को टाइम टाइम पे हमें चेकअप वगैरह, हेल्थ चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए, ताकि ताकि हम काम को कर सकते हैं, और हम लोग सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फार्म पावर हम लोग कहे जा सकते हैं, तभी तो कहे जाएंगे कि ह्यूमन पावर इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन पावर इज द मेन सोर्स ऑफ फार्म पावर, ठीक है, तभी तो हम लोग कहते हैं अगर खुद हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा, किसान का हेल्थ सही नहीं रहेगा, ह्यूमन बींग का हेल्थ सही नहीं रहेगा, तो कैसे वो किसी खेत में काम करेंगे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेज है, एक जो कुछ ऊपर में आपने देखा वो क्या था, एडवांटेज था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा कौन सा फार्म पावर है जो हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरा क्या है आपका, एनिमल पावर है, ओके। एनिमल पावर, आज के डेट में एनिमल पावर आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही लेस दिखने को मिलता है, बैल के थ्रू या भैंस के थ्रू कोई खेती करने के लिए बहुत कम देखने को मिलता है खेती कर, आज के डेट में जनरली ट्रैक्टर्स वगैरह ही आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे फील्ड में हम लोग ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं अपने खेती करने के लिए, ठीक है। बट हमें पढ़ने हैं, टेक्स्ट बुक में है, और हमारे हमें वी हैव टू नो द फैक्ट, ठीक है, तो हमें ये सब जानना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑन द फार्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पार्टिकुलरली इन इंडिया इज एनिमल, ऐसा मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, चाहे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कोई भी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है फार्म पावर, कोई भी एग्रीकल्चर काम करने के लिए एनिमल को सबसे बड़ा सोर्स पावर माना गया है, ठीक है। बट आज के डेट में देखें तो ये मतलब ये डाटा सही नहीं दिखता है, क्योंकि आज के डेट में हर आदमी ट्रैक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब मैकेनिकल पावर, जो मशीन्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं वो लोग अपना खेती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये जो एनुअल पावर वाला जो डाटा है थोड़ा सा इस पर डाउट होने लगता है, बट फिर भी वी हैव टू नो द फैक्ट, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 80% of the total draft power used in agriculture throughout the world is still provided by animals, although the number agricultural tractor has become double after every 10 years, okay, since 1930। हम लोग देखो भाई ट्रैक्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रैक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर, पहले कितना ट्रैक्टर था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद आज के डेट में ट्रैक्टर था क्या, कितना ट्रैक्टर बढ़ गया होगा, सारा डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले दिनों लेक्चर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बट अभी हमें यहाँ पे फोकस करना है कि ये माना गया है, ये डाटा देखा गया है कि 80% जो ड्राफ्ट पावर है एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं स्टिल एनिमल के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। 80% का जो एग्रीकल्चर काम होता है वो अभी भी जानवर के द्वारा किया जाता है, जबकि ट्रैक्टर का नंबर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स का जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया हुआ है 1930 के बाद से, फिर भी
एनिमल्स के द्वारा एग्रीकल्चर का जो काम है जनरली करवाया जाता है, किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपका, इंडिया विथ इट्स 20.68 करोड़ कैटल पोसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स इन द वर्ल्ड। मतलब भारत में ऐसा है कि इतना करोड़ जनसंख्या है कैटल का, तो वर्ल्ड में इसका सबसे फर्स्ट रैंक है कैटल के पॉपुलेशन में। ठीक है, अमॉन्ग देम bullocks and the fallows happen to be the principal sources of animal power on Indian farms। कैटल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बुलक्स और बफेलोज का जनसंख्या ज़्यादा है, और उनको सबसे ज़्यादा एज ए सोर्स ऑफ फार्म पावर हम लोग एनिमल पावर में यूज़ करते हैं अपने इंडियन फार्म्स में। एग्रीकल्चर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग बलक्स और बफेलोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सोर्स माना गया एनिमल पावर को एग्रीकल्चर काम को करने के लिए। ठीक है, बफेलो और बलक्स को, बैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे क्या है हमारा, इसके हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एनिमल पावर का। ठीक है, आगे का स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है भाई, एडवांटेज क्या है, इजिली अवेलेबल। ठीक है, क्या है भाई, एनिमल पावर क्या है, इजिली अवेलेबल है, ये आसानी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, पहला पहला पॉइंट क्या है, इजिली अवेलेबल है। दूसरा क्या है, यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, किसी भी काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम लगता है। ठीक है, सप्लाइज मैनुअल टू द फील्ड, भाई बेनिफिट भी है, क्या फायदा है भाई, इनको हम पालते हैं, पोसते हैं, काम करवाते हैं, खिलाते हैं, तो क्या मैनुअल भी देते हैं जो हमारे फील्ड के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मिट्टी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे मिट्टी को मिलता है, एंड फ्यूल्स टू फार्मर्स, और फार्मर्स को ईंधन भी मिलता है। ठीक है, लिव ऑन फार्म पर प्रोड्यूस, और ये जो जानवर होते हैं वो किस पे आश्रित होते हैं, फार्म प्रोड्यूस पे, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उन पे आश्रित होते हैं अपने जीने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला नॉट वेरी एफिशिएंट। नॉट वेरी एफिशिएंट बोले तो इतना अब क्या पॉपुलर नहीं रहेगा ये एनिमल पावर। ठीक है, और काम करने का भी जो एफिशिएंसी है कम होता है। ठीक है, मतलब एक अगर हमें एक दिन में 1 हेक्टेयर फील्ड फ्लो करना है तो हम एनिमल पावर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, तो उनका एफिशिएंसी भी कम होता है। ठीक है, सीजन्स एंड वेदर अफेक्ट द एफिशिएंसी। ठीक है भाई, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे क्या उनका एफिशिएंसी को भी इफेक्ट पहुंचता है। अगर बारिश हो रहा है तो उस कंडीशन में हम खेती नहीं कर सकते हैं एनिमल पावर के थ्रू, तो वहाँ पे क्या एफिशिएंसी, हमारा जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वहाँ पे हमारा क्या फ्लॉप होने लगता है, वहाँ पे हमारा क्या सही समय पर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन में दिक्कत होगा। तो वही कहने का मतलब है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, कैन नॉट वर्क एट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच बोले तो कोई भी हिली एरियाज होते हैं, चाहे अनडुलेटिंग लैंड होता है, तो वहाँ पे क्या ये एनिमल पावर को हम यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन हम लोग बोलते हैं, ऊंचा नीचा जमीन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका नेक्स्ट डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स फुल मेंटेनेंस। ऑब्वियसली भाई सबको मेंटेनेंस चाहिए, सबका हेल्थ को सही से हमें मेंटेन करके रखना होगा, तभी वो काम करने के लायक रहेंगे। अगर सही से मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या, वो हमें उनसे हम प्रॉपर काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्रिएट्स अनहेल्दी एंड डर्टी एटमोसफेयर वेयर दे लिव। ठीक है भाई, जहाँ पे जानवर रहते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो, अब इंसान तो है नहीं कि कुछ भी उन्हें करना है तो बाहर जाएंगे, चाहे एक जगह पे जाएंगे, वो जानवर हैं जहाँ पे रहते हैं वहीं पे क्या सारा काम क्रिया करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, अनहेल्दी और डर्टी एटमोसफेयर क्रिएट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें गंदा लगता है, गंदा एरिया लगता है, स्मेल आता है। ठीक है, और वेरी स्लो इन डूइंग वर्क, और बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, एनिमल पावर, लेकिन भाई काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं हम लोग, आगे हमारा स्लाइड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, क्या है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर बोले तो मशीन्स, जो मशीन वगैरह जो डेवलप हुए हैं आजकल, जो नए नए जो टूल्स व इम्प्लीमेंट्स डेवलप हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स पे, एग्रीकल्चर काम को करने के लिए, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। जो मशीन्स नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, जो मैकेनाइजेशन हुआ है। ठीक है, मैकेनाइजेशन क्या है भाई, जो मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ है हमारे एग्रीकल्चर काम को और आसान करने के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उस सोर्स ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर बोलते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर इज मैकेनिकल पावर दैट इज अवेलेबल थ्रू ट्रैक्टर्स एंड वाइल इंजन्स। ओके, जो मैकेनिकल पावर है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये भी सोर्स ऑफ फार्म पावर है, जो कि ट्रैक्टर्स के माध्यम से और वाइल इंजन, मतलब क्या डीजल पेट्रोल के माध्यम से चलते हैं, जिससे हम अपने काम को ऑपरेट करते हैं, काम को आसानी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, द वाइल इंजन इज अ हाईली एफिशिएंट। हम लोग आगे इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इंजन क्या होते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, द वाइल इंजन इज अ हाईली एफिशिएंट डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क। मतलब हम ट्रैक्टर्स हो गया, उसमें क्या डीजल वगैरह डालते हैं, डीजल वगैरह डालते हैं, तो उसको वो क्या वो फ्यूल क्या करता है,
कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब वही कहने का मतलब है कि जो इंजन होते हैं हाईली एफिशिएंट डिवाइस है जो उस फ्यूल को यूज करके कन्वर्ट करके हमारा काम को करते हैं भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है। आगे क्या लिखा हुआ है, रिसेंट ईयर्स डीजल इंजन्स एंड ट्रैक्टर्स हैव गेन्ड, ठीक है, ट्रैक्टर्स हैव गेन्ड कंसिडरेबल पॉपुलैरिटी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो आज के आने वाले दिनों में या अभी के समय में देखा गया है कि डीजल इंजन्स के जो मशीन्स हो गया या ट्रैक्टर्स हो गया, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इनका बहुत ज़्यादा ही डिमांड होने लगा है। किसान अब ज़्यादातर मैकेनिकल पावर के माध्यम से अपने खेती को कर रहे हैं अपने कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। इनका ज़्यादा डिमांड होने लगा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सोर्स ऑफ फार्म पावर आज के डेट में मैकेनिकल पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है मैकेनिकल पावर का, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है एडवांटेज, पहले देखेंगे कि एडवांटेज क्या है मैकेनिकल पावर का, क्या एडवांटेज है भाई मैकेनिकल पावर का। ये हमारा क्या है एडवांटेज बोले तो क्या है एडवांटेज, फायदे क्या है इसका, एफिशिएंसी इज हाई, ओके। तो इसके वर्किंग कैपेसिटी होते हैं हाई होते हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नॉट अफेक्टेड बाई वेदर, इन्हें मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें इसमें क्या डीजल डालना है पेट्रोल डालना है अपने काम को करना है, ठीक है। तो इन्हें वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम कैसा भी रहे अपने काम को कर सकते हैं, ओके। कैन रन एट अ स्ट्रेच, किसी भी कंडीशंस में किसी भी फील्ड एरियाज में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने खेती करने के लिए। रिक्वायर लेस स्पेस, मतलब इनके रखने के लिए हमें क्या कम स्पेस चाहिए होता है। एंड चीपर फार्म पावर, और सस्ता भी है, एक बार पैसा लगता है बट उसके बाद हमारा काम आसान होने लगता है, हम उससे सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इसके डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या है मैकेनिकल पावर के, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, जो स्टार्टिंग में जो हम लोग कैपिटल इसमें लगाते हैं वो क्या होते हैं हाई होते हैं भाई, क्योंकि ट्रैक्टर 5 लाख 5 लाख 6 लाख में ट्रैक्टर आता है, तो इनिशियल कैपिटल क्या होता है थोड़ा इसमें हाई होता है। एंड फ्यूल इज कॉस्टली, जो भी ईंधन जो हम डीजल वगैरह यूज़ करते हैं वो क्या भाई महंगा होते हैं, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नीड्स टेक्निकल नॉलेज, अगर ट्रैक्टर्स में किसी प्रकार की खराबी हो जाती है तो उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, हर आदमी को तो आता है नहीं। तो ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि हमें पढ़ना है समझना है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। आगे हम स्लाइड में मूव करते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। बिजली के माध्यम से जो हम पावर ऑपरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, ठीक है। जो आपने देखा था पंपिंग सेट्स हो गया रिपर्स वगैरह हो गए, बहुत सारे आज के डेट में इलेक्ट्रिकल के माध्यम से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी को हम उस सोर्स ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। आज के डेट में नाउ अडेज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑन फार्म्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आज के डेट में हमारे भारत देश के हर स्टेट में इलेक्ट्रिक पावर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पावर बन गया है, फार्म पावर बन गया है। कोई भी एग्रीकल्चर काम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हम मतलब अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, ठीक है। हम लोग जो ट्रैक्टर्स के माध्यम से डीजल्स के माध्यम मतलब ट्रैक्टर नहीं, जो डीजल के थ्रू हम खेती करते हैं तो क्या पोल्यूशन भी हमारा उससे डिग्रेड होता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आज के डेट में इलेक्ट्रिकल पावर भी डेवलप हो रहा है, जिससे हम अपने ट्रैक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे आगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। आप उन्हें चार्ज करें और जितना जितना देर 2 घंटा 3 घंटा चार्ज कीजिए और अपना काम पे अपना उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में ये भी एक डिमांडिंग सोर्स ऑफ फार्म पावर है, आने वाले दिनों में भी इसका बहुत बड़ा बहुत महत्व रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इको फ्रेंडली इन्हें कहते हैं हम लोग। इट इज़ स्टेडली बिकमिंग मोर एंड मोर अवेलेबल, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है मतलब अवेलेबल होते जा रहे हैं हर हर स्टेट्स में हर कंट्री में। विथ इंक्रीज ऑफ वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट, जितने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं थर्मल स्टेशन बन रहे हैं तो उसके उसके चलते क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल पावर का और विकास हो रहा है और किसान लोग इसे यूज करने के प्रति और इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक डिमांडिंग फार्म पावर है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है on an average about 1/10 of the total electrical power generated in India is consumed for the farm power, मतलब 1/10 अगर 10 भाग है तो उसमें एक भाग जो इलेक्ट्रिकल पावर एग्रीकल्चर फार्म में यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम एग्रीकल्चर के काम के लिए कंज्यूम करते हैं अपने कोई भी एग्रीकल्चर काम करते हैं उसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हमारे कंट्री में उसका 10 भाग का 1/10 भाग 1 भाग हम अपने एग्रीकल्चर काम में यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का कितना इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल पावर के, ठीक है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये,
आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे सब सब अच्छा होगा, ठीक है। एडवांटेज देखें आप क्या लिखा हुआ है, वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर, ऑब्वियसली भाई सस्ता है, जो इसके जो गवर्नमेंट का जो रेट है सस्ता है, तो लोग इससे और अच्छे से यूज़ करते हैं अपने खेती करने के लिए, वेरी चीप फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। हाई एफिशिएंसी, और काम करने का जो एफिशिएंसी कैपेसिटी है वह ज़्यादा है। कैन वर्क एट अ स्टेज, किसी भी कंडीशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पावर के माध्यम से अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। जो भी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, बहुत ही कम होते हैं, खर्चा लगता है हमें, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाई वेदर, ओके कंडीशन, किसी भी प्रकार के मौसम के थ्रू इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, देखिए इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, जो इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें हाई होता है। कोई भी अगर आपको सेटअप करना है कहीं पे, तो वहाँ पे कैपिटल थोड़ा हमें लगाना पड़ता है, बट उसके बाद हमें ना इनकम उससे निकाल लेते हैं, अपने जो भी हमारा कॉस्ट होता है उससे हम धीरे धीरे अपना निकाल लेते हैं। रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। इन सबको ऑपरेट करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की भाई आवश्यकता बहुत ही पड़ती है, ओके। आगे क्या है आपका, इट कॉजेज ग्रेट डेंजर, हाँ इलेक्ट्रिकल पावर से हमें सावधानी तो रखना पड़ेगा, अगर सही तरीके से इसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, हमारे हमें खतरा हो सकता है, हमें बहुत सारे लॉसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। वही कहने का मतलब है, अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर को हैंडल केयर से नहीं कर रहे हैं तो हमें खतरा हो सकता है, किसी प्रकार का भी खतरा हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, तो ये ऊपर में कुछ एडवांटेज थे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के स्लाइड में देखते हैं, कुछ अगर पोर्शन है तो उसे हम अभी देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका, और हॉर्स पावर क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एचपी एंड सीसी, माय डियर स्टूडेंट्स दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर का नाम कैसे हॉर्स पावर पड़ा, ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है एचपी एंड सीसी में, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।